नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टियां आमतौर पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के खिलाफ रही हैं और इनका यह मानना है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो वास्तविक मुद्दे हैं उन्हें छिपाने का काम करती है, क्षुद्र पहचान को बढ़ावा देती है और इससे लोकतंत्र को काफी नुकसान होता है। और इसी आधार पर वे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का विरोध करती रही हैं। यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में इन पार्टियों ने जाति आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के प्रगतिशील तत्व को पहचाना है और इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जब पिछड़ी जातियां, दलित जातियां खुद को गोलबंद करती हैं, जाति की अस्मिता के आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती हैं, तो उसमें एक प्रगतिशील तत्व होता है। लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं आज के इस कार्यक्रम में कि जो पेन्यारी विजयन के नेतृत्व वाली केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उसमें से कुछ ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी अब आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे जो केरल की विधानसभा है उसके द्वारा पारित एक विधेयक की चर्चा करूंगा। यह विधेयक है मलयालम लैंग्वेज बिल 2025। मलयालम लैंग्वेज बिल 2025 केरल की विधानसभा से पारित हो चुका है और अब राज्यपाल द्वारा इसे अनुमोदित करना शेष रह गया है। उसके बाद यह अधिनियम बन जाएगा। इस विधेयक में कौन सी बात प्रमुख है? इस विधेयक में सबसे प्रमुख बात यह है कि यह मलयालम को केरल की सर्वप्रथम आधिकारिक भाषा बनाता है। अभी तक स्थिति यह है कि मलयालम और अंग्रेजी दोनों को केरल की आधिकारिक या सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। आधिकारिक या सरकारी मान्यता या ऑफिशियल लैंग्वेज का की जो एक रिकॉग्निशन है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है और इस बिल में भी इस बात को सम्मिलित किया गया है कि जितने सारे सरकारी काम होंगे वो प्राथमिक रूप से, मुख्य रूप से मलयालम भाषा में ही होंगे और यह कोशिश की जाएगी कि अन्य किसी भी भाषा के प्रयोग को धीरे-धीरे करके रोका जाए और जो उच्च न्यायालय के निर्णय हैं उन्हें धीरे-धीरे मलयालम भाषा में बदला जाएगा। यह कोशिश की जाएगी कि जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर जो होर्डिंग लगते हैं वहाँ पर मलयालम भाषा को प्रमुखता मिले। यह प्रयास किया जाएगा कि सरकार जो आदेश निकालती है वह प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में निकले। अब इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी? इस बिल की जरूरत शायद इसलिए पड़ी क्योंकि जो केरल की सरकार है वह इस बात को पुष्ट करना चाहती है कि वह केरल में मलयालम भाषा को सर्वप्रमुख स्थान देना चाहती है। लेकिन क्या केरल में मलयालम भाषा को सर्वप्रमुख स्थान नहीं है? क्या केरल में कोई इस बात के लिए किसी दुकानदार को रोक रहा है कि आप मलयालम में अपने दुकान की होर्डिंग मत लगाइए? क्या केरल में सरकार के किसी विभाग के इस काम पर पाबंदी है कि वह अपने आदेश मलयालम भाषा में जारी करे? क्या केरल की सरकार को यह चीज करने के लिए कि अदालतों का काम भी मलयालम भाषा में हो, अलग से एक कानून बनाने की आवश्यकता है? क्या स्वैच्छिक पहल से ये सारी चीजें नहीं हो सकती थी? लेकिन अगर इन चीजों को करने के लिए अलग से एक कानून बनाया गया है तो निश्चित रूप से जो सत्ताधारी पार्टी है उसका लक्ष्य यह है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो मलयालम भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनको एक तरीके से संतुष्ट किया जाए, उनका तुष्टिकरण किया जाए। ये कुछ ऐसा ही है, हालांकि उससे थोड़ा अलग भी है, लेकिन प्रवृत्ति वही है कि कुछ ऐसे कदम उठाकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाषा के आधार पर नहीं पर धर्म के आधार पर हिंदू मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश करती है। सुनने में यह बात थोड़ी तीखी लग सकती है, लेकिन मुझे यह लगता है कि इस विधेयक को लाने के पीछे मुख्य मंशा यही रही है और इस विधेयक में जो प्रावधान है उसके कारण से बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं या भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसके कारण से कर्नाटक की सरकार है उसने अपना विरोध दर्ज किया है। आप इस बात को समझिए कि केरल या कर्नाटक या आंध्र प्रदेश जो कि बाद में बढ़कर तेलंगाना राज्य भी उसके साथ बन गया या तमिलनाडु, ये सारे राज्य भाषाई आधार पर बने हैं। लेकिन कोई भी राज्य पूर्ण रूप से एक भाषा बोलने वाले लोगों का नहीं है। हर राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक हैं। यानी कि केरल में कन्नड़ और तमिल बोलने वाले कुछ लोग मौजूद हैं और कुछ लोग का मतलब 100-200 लोग नहीं, लाखों में ऐसे लोग जरूर हैं। इसी तरीके से कर्नाटक में भी सिर्फ कन्नड़ बोलने वाले लोग नहीं हैं। तो कुल मिलाकर अगर यह नियम बना दिया जाता है और प्राथमिक रूप से एक ऐसा कानून बना दिया जाता है कि एक भाषा मलयालम को बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाया जाएगा, तो इस बात का खतरा पैदा होता है
कि जो अल्पसंख्यक भाषाई समूह के लोग हैं वे अपने आप को हाशिए पर पाएंगे। और यही एक प्रमुख कारण है कि कर्नाटक की सरकार ने इस तरह के कानून का विरोध किया है। हालांकि जो केरल के कानून मंत्री हैं उन्होंने यह कहा है कि जो विधेयक बना है उसमें यह प्रावधान है कि अगर कन्नड़ बोलने वाले लोग, तमिल बोलने वाले लोग अपने सवालों को राज्य के सेक्रेटेरिएट को या संबद्ध मंत्रालय को अपनी भाषा यानी कि कन्नड़ में या तमिल में भेजते हैं तो उसका उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। यह बात अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मुख्य बात यह है कि एक कोशिश की गई है राज्य सरकार के द्वारा कि वो अपने आप को मलयालम भाषा के चैंपियन के रूप में प्रस्तुत करे। और यह बहुत हद तक एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि भाषा की प्रगति करने के लिए इस तरह की कानूनी दांवपेच से ज्यादा एक सहज समर्पण की जरूरत होती है। अगर सीपीआईएम या सीपीएम के से जुड़े कर्नाटक केरल के नेता मलयालम भाषा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे एक डरावना सा कानून लाए बिना भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने कानून लाने का एक कदम चुना। और यह मुमकिन है कि इस कानून को राज्यपाल अपना अनुमोदन ना दे। यह मुमकिन है कि वे इसे केंद्र सरकार के पास या राष्ट्रपति के पास विचार के लिए आरक्षित कर दे। ऐसी स्थिति में जो लक्ष्य केरल की सरकार हासिल करना चाहती है वह लक्ष्य काफी हद तक पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य यह नहीं है कि मलयालम भाषा का ज्यादा विकास हो। लक्ष्य यह है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वे खुद को मलयालम भाषा के चैंपियन के रूप में या उसके प्रति समर्पित पार्टी के रूप में प्रस्तुत करें। इसलिए मुझे यह लगता है कि जब भाषा की बात होती है, स्थानीय भाषाओं की बात होती है, राज्य स्तरीय भाषाओं की बात होती है, तो उनके लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके प्रसार के लिए लगातार काम होना चाहिए। और यह इस तरीके से होना चाहिए जिससे दूसरे भाषाओं के लोग या अल्पसंख्यक समूहों के लोग या ऐसे लोग जो उन भाषाओं से संबंधित हैं, जो भाषा उस राज्य में अल्पसंख्यक है, वे खुद को डरा हुआ, सहमा हुआ महसूस ना करें। उन्हें ऐसा ना लगे कि अगर मैं कन्नड़ बोलने वाला हूं और मैं केरल में रहता हूं और मैं बाहर निकलता हूं तो मेरे चारों तरफ मलयालम 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 ही छाया हुआ है। बल्कि कोशिश यह होनी चाहिए कि इन लोगों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। और भाषा अगर इस तरीके से इस्तेमाल की जाती है न्यायालयों में कि आम लोग उसे समझ पाए तो हमेशा ही इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन क्या इसके लिए जरूरी है कि एक भाषा को किसी राज्य का या पूरे देश का एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए? शायद इसके लिए सिर्फ इस बात की जरूरत है कि सरकार यह निर्णय ले कि जो भी राज्य हैं वे अपने यहाँ आम लोगों की भाषा में भी न्यायालय की कार्रवाई को करेंगे और इसके बाद बिना कोई डरावनी स्थिति बनाए यह काम किया जा सकता है। कुल मिलाकर मुझे यह लगता है कि मलयालम लैंग्वेज बिल 2025 जो कि केरल विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है, एक बहुत ही प्रगतिशील कदम नहीं माना जा सकता है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं और खुद सीपीआईएम और सीपीआई के नेतृत्व को इस बारे में गहराई से सोचना चाहिए कि चुनावी जीत के लिए वे अपनी पार्टी को या अपने पार्टी के नेताओं को एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ जाने से रोके, खासतौर पर ऐसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसमें कि बहुसंख्यक लोगों को खुश करने के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि भारत में अभी जो एक राजनीति करने का प्रभुत्वशाली या डोमिनेंट तरीका है, वे खुद भी उसके शिकार हो गए हैं और उन्हें यह लगता है कि अगर सरकार बचाने के लिए इस तरह के कुछ कदम उठाने पड़े तो इन कदमों को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सच में ऐसा है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही मानी जाएगी। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े किसी अन्य महत्वपूर्ण मसले पर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।